हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग करंट अफेयर्स ऑफ 7th में। यहाँ हम सिर्फ करंट अफेयर को नहीं, हम पूरे इशू को डिस्कस करते हैं एंड दैट टू इन एमसीक्यू फॉर्मेट, सो दैट यू कैन टारगेट योर यूपीएससी प्रीलिम्स इवन बेटर। आज के करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम आपके लिए लाए हैं एक टोटली फ्री क्रैश कोर्स विच टारगेट्स यूपीएससी प्रीलिम्स 2021। ओके, और ये जो है ये 17 मार्च से ये कोर्स स्टार्ट हुआ है और ये 20 जून तक चलेगा। यहाँ के इसके मैं कुछ फीचर्स आपको बताऊं तो देखो, हम इसमें आपका जो सिलेबस है उसे कॉम्प्रहेंसिवली कवर करने की कोशिश करेंगे। 5 हाई क्वालिटी फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ आपको फ्री मिलेंगी। इसके अलावा आप स्टडी मटेरियल के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ हम अपने स्टडी मटेरियल के साथ साथ कई सारे एमसीक्यूज भी पोस्ट करते हैं फॉर योर बेटर प्रैक्टिस। डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिलेंगे यहाँ हर संडे। उसके साथ सीसेट यहाँ पे आपको इंक्लूडेड होगा। बात करूँ स्टैटिक और डायनामिक पोर्शन की, तो दोनों यहाँ पे आपको कवर किए जाएंगे, स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर्स दोनों चीज़ें। फैकल्टीज़ की बात करूँ तो क्वाइट एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ हैं हमारी यहाँ पे, आप फैकल्टीज़ की डिटेल्स यहाँ देख सकते हैं। और अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आपको इसकी रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उस पर जाके अपने आप को यहाँ रजिस्टर करा सकते हैं। आप उसका शेड्यूल, पूरे कोर्स का शेड्यूल और रजिस्ट्रेशन यहाँ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इनकरेक्ट यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी आप यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व करें, टेस्ट सीरीज सॉल्व करें, तो उसमें ये जो डायरेक्टिव वर्ड होता है ना, इनकरेक्ट या करेक्ट, इसे हमेशा डब्बा बना के मार्क कर लीजिए कीजिए, क्योंकि इसको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है, बहुत अच्छे एस्पिरेंट्स, सीरियस एस्पिरेंट्स भी इस चक्कर में प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, इट वॉज कंसीव्ड एंड रेज्ड इन 1960 बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये 1960 में स्टार्ट हुआ था। इसको 1960 में इसकी आधारशिला रखी गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इट वर्क्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करता है। ये दोनों स्टेटमेंट्स ऐसा कहती हैं। तो देखो, दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं, करेक्ट हैं। तो यहाँ आपका स्टेटमेंट होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है। तो याद रखना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि इसका 61st राइजिंग डे है। ठीक है, 61st रेजिंग डे है, यानी कि 64th एनिवर्सरी है इसके इस्टेब्लिशमेंट की। और क्योंकि 1960 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, तो 61 ईयर्स हुए हैं इसको आज कंप्लीट। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी फाउंडेशन रखी थी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। अब देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये न्यूज़ कटिंग है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 61st रेजिंग डे। इंडियन एक्सप्रेस की ये न्यूज़ है। और इसके बारे में अगर डिटेल में बात करें तो देखो, मेनली ये पेपर में ही आया है। ये जो न्यूज़ कटिंग है इंडियन एक्सप्रेस की है। बॉर्डर रोड्स को बनाने का काम करती है। जो भी ऐसे एरियाज हैं जहाँ बहुत टफ टेरेन है, वहाँ पे बॉर्डर्स के आसपास, यहाँ सब पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। 1960 में बनाई गई थी ऑर्गेनाइजेशन और बॉर्डर एरियाज में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स कैरी आउट करती है। विजन इनका क्या है? प्रीमियर रोड कंस्ट्रक्शन एजेंसी के फॉर्म में उभरना इनका विजन है और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना कंट्री के लिए। 2 प्रोजेक्ट से स्टार्ट हुआ था ये जो बीआरओ है, आज जो है 18 प्रोजेक्ट्स तक आ गया है। और इसमें 75 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन्होंने इस साल कंप्लीट करने का टारगेट रखा है, क्योंकि देखो, हमारे देश को आज़ादी को 75 ईयर्स हो रहे हैं। तो इनका एक प्रोग्राम है जिसका नाम है आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसके अंतर्गत ये 75 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे इस साल में ही। अटल टनल, जो इंडिया का लॉन्गेस्ट टनल है, 10,000 फीट से ऊपर वाला टनल है, इसको भी बीआरओ ने ही बनाया था। और एक ओल्ड ब्रिज है जिसका नाम बारापानी ब्रिज है। ठीक है, ये शिलोंग सिलचर रोड के पास आती है, नॉर्थ ईस्ट में। इसको सबसे कम टाइम में इन्होंने रिप्लेस किया था। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मेन तो आपको ये पता होना चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, इसमें क्या है, इसका एक पेरेंट कैडर है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का पेरेंट कैडर कौन सा है? जो इंजीनियरिंग सर्विसेज होती है ना, जैसे आईएएस होता है वैसे आईईएस भी होता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। उसका जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड पर्सनल है, जो जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स से आते हैं, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का पेरेंट कैडर है। ओके, उसके अलावा यहाँ पे आप देखिए, जो ये
ऑर्गेनाइजेशन है ये 21 स्टेट्स में ऑपरेट करती है अलॉन्ग विथ 1 यूनियन टेरिटरी दैट इज अंडमान एंड निकोबार। इसके अलावा कई सारी नेबरिंग कंट्रीज में भी इन्होंने अपने ऑपरेशंस चलाए हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार एंड श्रीलंका। तो ये याद रखना है कि आसपास की जो कंट्रीज हैं उसमें भी ऑपरेशंस चलाए हैं, सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। इंडिया के सिर्फ कोस्टल सिटीज या कोस्टल स्टेट्स या बॉर्डर स्टेट्स तक सीमित नहीं है। 21 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी, यानी कि सिर्फ अंडमान एंड निकोबार को ये कवर करती है, लक्षद्वीप इसमें नहीं आता है। और इसके अलावा जो फेमस प्रोजेक्ट्स इन्होंने करे हैं, ऑपरेट करे हैं बाहर, इंडिया के बाहर, वो कौन कौन से? एक तो दिलाराम जरांज हाईवे। देखो ये बहुत ज़्यादा फेमस हाईवे है अफगानिस्तान में, जो इंडिया ने कंस्ट्रक्ट करवाया था 2008 में। तो ये कंस्ट्रक्ट किसने किया था? BRO ने किया था यहाँ पे। उसके अलावा फरखोर एंड आइनी एयरबेस, ठीक है, फरखोर एंड आइनी एयरबेस कहाँ पे है? तजाकिस्तान में है। ये भी रिस्टोर और रिपेयर किया था किसने? BRO ने। तो क्वेश्चन आ सकता है कि फरखोर एंड आइनी एयरबेस जो BRO ने रिस्टोर एंड रिप्लेस किया वो कहाँ पे है? तो तजाकिस्तान में, ठीक है। तो ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। देखिए, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे अपन को बताना है। तो देखो, यूरोपियन यूनियन का पहला स्टेटमेंट तो यह है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 28 कंट्रीज दैट ऑपरेट एज अ कोहेसिव इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ब्लॉक। तो 28 कंट्रीज का ये ग्रुप है जो एक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ब्लॉक के फॉर्म में काम करता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है मैं बताऊंगी। इट वॉज ऑफिशियली फॉर्म्ड बाय द न्यू मैस्ट्रिच ट्रीटी इन 1993। नई मैस्ट्रिच ट्रीटी 1993 में जो मैस्ट्रिच ट्रीटी हुई थी उसके अंतर्गत इसको ऑफिशियली फॉर्म किया गया था। ये स्टेटमेंट सही है। तो देखो, ये स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि ब्रेग्जिट के बाद, ब्रिटेन का जो एग्जिट हुआ है EU में से, उसके बाद अब सिर्फ 27 कंट्रीज रह गई हैं EU में। तो ये अब 27 कंट्रीज का ग्रुप है और सेकंड स्टेटमेंट सही है। मैस्ट्रिच ट्रीटी के अंतर्गत ही इसे ऑफिशियली इस्टेब्लिश किया गया था। सो ओनली 2 B ऑप्शन इज करेक्ट। ओनली सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब ये न्यूज़ में क्यों है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। यूरोपियन यूनियन न्यूज़ में था, इंडियन एक्सप्रेस में आपको ये न्यूज़ मिलेगी, ठीक है, और पेपर 2 से रिलेट करेगी क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। After 8 years, India and EU to resume free trade pact talks। तो फ्री ट्रेड पैक्ट के लिए यहाँ पे टॉक्स वापस स्टार्ट हुई हैं आफ्टर 8 years। 8 साल से बंद थी ये टॉक्स, ठीक है। तो 8 साल पहले यूरोपियन यूनियन ने नेगोशिएशंस की थी इंडिया के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सेटअप करने के लिए। ये जो देखो, ये 27 नेशन ग्रुपिंग है, मैंने आपको बताया ऑलरेडी। और ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसमें इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ साथ जोग्राफिकल इंडिकेशन का फ्रेमवर्क भी इंक्लूडेड होगा। कनेक्टिविटी के इश्यूज भी यहाँ पे इंक्लूडेड होंगे, कनेक्टिविटी पार्टनरशिप होगी। देखो, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये जून 2007 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, इंडिया और EU के बीच में। लेकिन 2013 में यहाँ पे ये जो एग्रीमेंट था ये फेल हो गया था और सब्सटेंशियल गैप्स के कारण कई सारे क्रूशियल मैटर्स थे जिनका नेगोशिएशन प्रॉपर्ली हो नहीं पा रहा था। ये कौन कौन से इश्यूज थे? टैरिफ का इशू था, डाटा सिक्योरिटी का इशू था, IT सेक्टर का इशू था, मार्केट एक्सेस का इशू था। इन सब कारणों के कारण जो दोनों के बीच में नेगोशिएशन है वो पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। इसीलिए यहाँ पे इंडिया और EU के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस थी वो रुक गई थी, स्टॉल हो गई थी। तो 2007 में ये इसकी नेगोशिएशन स्टार्ट हुई थी, लॉन्च हुआ था ये, ठीक है। अब जो है ये वापस से स्टार्ट हुई है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातें। और इसमें आपको जो चीज़ पता होनी चाहिए वो ये है कि स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है यूरोपियन यूनियन हमारे लिए। क्यों ऐसा? क्योंकि यूरोपियन यूनियन एज अ होल वाज द कंट्रीज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन 2018। तो 2018 तक इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था EU। और इंडिया और EU के बीच में बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो ये 15.6 बिलियन, ये देखो ये मेंस में यूज़ करने वाली चीज़ है, 15.6 बिलियन डॉलर्स का यहाँ पे इनके बीच में ट्रेड होता था 2018-19 तक, ठीक है। अब देखो, ये हमने पूरा इशू डिस्कस कर लिया। अब देखो यूरोपियन यूनियन के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको। यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। तो देखो, जो भी ये वेस्टर्न यूरोप है इसकी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आती हैं इसमें। अब देखो, ब्रिटेन को हमको छोड़ देना है। देखो, जब इतनी सारी कंट्रीज नहीं याद कर सको तो क्या करना है, जितनी कंट्रीज आपको याद है कि ये नहीं है वो याद कर लो, बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिटेन नहीं है, फिर इसके अलावा यहाँ पे नॉर्वे भी नहीं है, आपको ये सेंटर में दिख रहा होगा, ये स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड भी नहीं है। मेनली ये कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए कि ये कंट्रीज यहाँ पे नहीं है इसका पार्ट यूरोपियन यूनियन का, ठीक है। और ये आप मैप में देख सकते हैं, स्पेन, पोर्तुगल, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड,
स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बल्गारिया, ये सारी, ठीक है, ये सब जो है, स्वीडन, फिनलैंड, आयरलैंड, ये सब कुछ यूरोपियन यूनियन में आता है, ठीक है। अब देखिए आगे यूरोपियन यूनियन की और डिटेल में बात करें तो देखो ये 27 कंट्रीज का ग्रुप है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इन 27 कंट्रीज में से सिर्फ 19 हैं जो यूरो को एज देयर नेशनल करेंसी यूज़ करती हैं। तो अगर आपसे प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सारा यूरोपियन यूनियन, सारी कंट्रीज इन द यूरोपियन यूनियन यूज़ यूरो एज देयर नेशनल करेंसी, तो दैट ऑप्शन वुड बी रॉन्ग। क्यों? क्योंकि सिर्फ 19 कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन की जो यूरो को यूज़ करती हैं एज ए नेशनल करेंसी। बाकी जो 8 कंट्रीज हैं वो इसको अपनी नेशनल करेंसी के फॉर्म में यूज़ नहीं करती। ये कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन कौन सी कंट्रीज नहीं यूज़ करती, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, इसके अलावा एक और ग्रुप इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जिसका नाम है शेंगन ग्रुप, ठीक है। ये यूरोपियन यूनियन से ही रिलेटेड है। इसमें क्या है, यूरोपियन यूनियन की कुछ कंट्रीज इन्वॉल्व हैं जिसमें कि फ्री पासपोर्ट ट्रैवल यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। बिना पासपोर्ट के, बिना वीज़ा के आप यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ, ठीक है। अब देखो यूरोपियन यूनियन के ओरिजिन की बात करें तो देखो ऑफिशियल ओरिजिन तो इसका 1993 में होता है जब मैस्ट्रिच ट्रीटी पास हुई। मैस्ट्रिच ट्रीटी से ही यूरोपियन यूनियन का जो है ऑफिशियल इस्टेब्लिशमेंट होता है। और लिस्बन ट्रीटी जो 2009 में आई, इसमें अमेंडमेंट करती है, किसमें, मैस्ट्रिच ट्रीटी में। लिस्बन ट्रीटी मैस्ट्रिच ट्रीटी में अमेंडमेंट करती है और यूरोपियन यूनियन की पावर्स को यहाँ बढ़ा दिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू मैनी थिंग्स, ठीक है। जैसे कि अलग अलग एग्रीमेंट्स करने के लिए, ट्रेड एग्रीमेंट्स करने के लिए इसको बढ़ा दिया जाता है यूरोपियन यूनियन की पावर्स को। अब देखो ये तो दोनों मेजर ट्रीटीज हैं, मैस्ट्रिच एंड लिस्बन ट्रीटी। इसके पहले की भी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। 1849 में पैन यूरोपियन फीलिंग्स का इमर्जेंस हुआ, ठीक है। पैन यूरोपियन मतलब यूरोप एक कंट्री है, एक एंटिटी है, उसकी जो फीलिंग्स थी, पैन यूरोपियन फीलिंग्स, इसका इमर्जेंस हुआ। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप टर्म का इमर्जेंस हुआ यहाँ पे। 1949 में काउंसिल ऑफ यूरोप फॉर्म की गई थी, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ यूरोप 1949 में आई। 52 में पेरिस ट्रीटी आई। पेरिस ट्रीटी से यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनी, ठीक है। और 1957 में रोम ट्रीटी आई जिससे क्रिएशन हुआ किसका, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का। तो आपको क्या याद रखना है, एक याद रखना है आपको, काउंसिल ऑफ यूरोप कब बनी, 1949 में। फिर उसके 3 साल बाद 1952 में यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनी, जो किससे बनी थी, पेरिस ट्रीटी से। फिर 57 में लगभग 5 साल के बाद इकोनॉमिक कमेटी बनी यूरोप की, रोम ट्रीटी से। और उसके बाद मैस्ट्रिच ट्रीटी से बना हमारा यूरोपियन यूनियन। और उसके बाद लिस्बन ट्रीटी से इसकी पावर्स को बढ़ा दिया गया। तो पेरिस ट्रीटी, रोम ट्रीटी, मैस्ट्रिच ट्रीटी एंड लिस्बन ट्रीटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। देखो ये मेनली बना क्यों यूरोपियन यूनियन, तो आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर जो था वो मेजरली यूरोप की कंट्रीज के बीच में जो राइवलरी थी उनके कारण हुआ था। तो वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन वापस ना आए, यूरोपियन यूनियन एक तरह की एक एंटिटी बने जिसमें सारी यूरोप की कंट्रीज हों, इस विजन से बना था यूरोपियन यूनियन, ठीक है। बाद में ये एक इंटरनल सिंगल मार्केट के फॉर्म में इमर्ज हुआ, ठीक है, जहाँ पे स्टैंडर्ड सिस्टम, स्टैंडर्ड लॉज लगते थे और सभी मेंबर्स इसको एग्री करते थे जहाँ जहाँ पे भी ये लगते थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में सही स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज रेगुलेटेड बाय WTO वाया ट्रिप्स एग्रीमेंट। तो WTO क्या है यहाँ पे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसने WTO यहाँ पे ट्रिप्स एग्रीमेंट के थ्रू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को यहाँ रेगुलेट करता है ग्लोबली, ये कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट, जो कि सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है पेरिस कन्वेंशन एंड बर्न कन्वेंशन रिलेटेड टू IPR आर एडमिनिस्टर्ड बाय WTO। तो पेरिस कन्वेंशन और बर्न कन्वेंशन IPR से रिलेटेड कन्वेंशन हैं, ये चीज़ सही है, लेकिन ये WTO से एडमिनिस्टर नहीं किए जाते। यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों कन्वेंशंस को एडमिनिस्टर नहीं करता। WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पे इन दोनों कन्वेंशंस को एडमिनिस्टर करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो ओनली वन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट न्यूज़ में क्यों था। यूएस ने अभी रिसेंटली सपोर्ट किया है कि जितनी भी वैक्सीन्स बन रही हैं कोविड को लेकर, उसमें हम पेटेंट लॉज जो हैं, पेटेंट नॉर्म्स जो हैं, IPR नॉर्म्स जो हैं, उनको वेव ऑफ कर दें सो दैट डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी ये वैक्सीन्स और जो ड्रग्स हैं कोविड से रिलेटेड वो आसान दामों में, कम दामों में, अफोर्डेबिलिटी के साथ मिल सकें। तो ये यूएस ने किया है। और यूएस
के इस वैक्सीन पेटेंट प्लान के लिए ही EU अब डिस्कस करने वाला है फ्राइडे को, ठीक है। तो EU टू डिस्कस यूएस वैक्सीन पेटेंट प्लान एट फ्राइडे समिट। तो देखो मैं आपको कुल मिला के सारी बात बताऊं अगर, तो शॉर्ट में बताती हूँ। लास्ट अक्टूबर में इंडिया और साउथ अफ्रीका ने ये प्रपोज किया था कि हमको WTO के मेंबर्स को ये समझाना चाहिए कि जितने भी WTO के मेंबर्स हैं, स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, वहाँ पे ही ये वैक्सीन एंड ड्रग्स डेवलप हो रहे हैं। तो ये वैक्सीन एंड ड्रग्स जो डेवलप हो रहे हैं, इनके ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के नॉर्म्स लगते हैं, यानी कि जिसने भी जो भी क्रिएटर है इस वैक्सीन एंड ड्रग का, उसको कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स दी जाएंगे, जिसकी परमिशन से ही, जो क्रिएटर है उसकी परमिशन से ही इन वैक्सीन एंड ड्रग्स को कोई और मैन्युफैक्चर कर सकता है, जिसके कारण क्या होता है, इसके जो दाम है वो बढ़ जाते हैं और ये अनअफोर्डेबल हो जाती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। और अब क्या है, अब ज़रूरत है कि कोविड को ख़त्म किया जाए। 2 साल हो गए हैं हमको इसके अंदर जूझते हुए, तो इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और इसके लिए कई कंट्रीज़ सामने आ रही हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ भी सामने आ रही हैं, और इनका कहना है कि हम अभी सबको वैक्सीन्स कम दामों में, आसान दामों में, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी के साथ प्रोवाइड करें, सो दैट कोविड को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। और इसी प्लान में अब EU इनके साथ डिस्कस करने के लिए आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये पूरा चीज़ था। अगर आपको ये जो टॉपिक है इसको डिटेल में समझना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है UPSC के लिए भी, अगर आपको ये डिटेल में समझना है तो आप इसके लिए हमने इसी चैनल पे एक वीडियो सुबह पोस्ट की है, ठीक है, जो इसी पूरे टॉपिक से रिलेट करती है। US का जो ईज किया है US ने पेटेंट लॉस के ऊपर, आप उसको जाके देख सकते हैं डिटेल रिव्यू के लिए। अब इंपॉर्टेंस क्या है IPR की। सबसे पहले IPR क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। देखो, अगर मैंने कोई चीज़ क्रिएट करी, चाहे कुछ इन्वेंशन किया, चाहे कोई एल्बम बनाया, म्यूजिक एल्बम बनाया, पेंटिंग बनाई, कुछ भी बनाया मैंने, जिसमें मैंने अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दी है, यानी कि मैंने कुछ अपना इनोवेटिव ऐड किया है, तो उस केस में वो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुई, जो भी चीज़ मैंने प्रोड्यूस करी। और ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर मेरा एक्सक्लूसिव राइट होगा, यानी कि मेरी मर्जी से ही, मेरी परमिशन से ही ये जो चीज़ मैंने प्रोड्यूस की है उसको कोई और यूज़ कर सकता है, या कोई और प्रोड्यूस कर सकता है मेरी परमिशन के बाद, या फिर मुझे रॉयल्टी देके। तो ये होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब देखो, ये जो है इसको पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया था पेरिस कन्वेंशन में, और दूसरी बार बर्न कन्वेंशन में। दोनों 1883 और 1886 की ट्रीटीज़ हैं। इसको दोनों कन्वेंशंस को वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये एडमिनिस्टर करती है। ये 1970 की बॉडी है और UN की स्पेशलाइज्ड बॉडी है। UN की कितनी स्पेशलाइज्ड बॉडी हैं? 15 स्पेशलाइज्ड बॉडी हैं। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ 2-3 स्पेशलाइज्ड बॉडीज़ के नाम भी यहाँ पे अगर कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अब IPR जो है आर्टिकल 27 में आता है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के। ये क्वेश्चन सीधा आ सकता है प्रीलिम्स में। और जो WTO है वो गवर्न करता है IPR को थ्रू ट्रिप्स। ट्रिप्स क्या है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये एक एग्रीमेंट है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को ग्लोबली रेगुलेट करता है थ्रू WTO। ओके, यहाँ पे जो ये एग्रीमेंट है ट्रिप्स जो है, ये 1995 का एग्रीमेंट है। कब का है? 1995। ओके, और 1995 में ये जो एग्रीमेंट बना था, ये सभी के ऊपर बाइंडिंग है, जो जो मेंबर स्टेट्स हैं। और ये जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को इन फॉर्म्स में डिवाइड करता है, कैटेगराइज करता है। ओके, 1995 की ट्रीटी है, बाइंडिंग है। अब देखो, इन सब की बात करें तो पेटेंट क्या होता है? पेटेंट मतलब अगर मैंने कोई साइंटिफिक इन्वेंशन की तो उसके ऊपर पेटेंट लगेगा। इंडिया में पेटेंट एक्ट है 1970 का, जो कि 20 सालों के लिए पेटेंट के ऊपर एक्सक्लूसिव राइट देता है क्रिएटर को। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट यानी कि कोई भी ऐसी चीज़, जैसे कि मैंने कोई भी अपना ये वीडियो में बना रही हूँ, तो इस वीडियो का कॉपीराइट है हमारे चैनल के पास, ठीक है। कोई भी ऐसी आर्टिस्टिक चीज़ हुई तो इस सब के ऊपर, जैसे कोई सॉन्ग हुआ, कोई मूवी हुई, उसके कॉपीराइट है उसके क्रिएटर के पास। इंडिया में ये जो लॉ है, इसके अंतर्गत 60 ईयर्स का कॉपीराइट एक्सक्लूसिव राइट मिलता है क्रिएटर को। ट्रेडमार्क होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है जो ओरिजिन से रिलेट करता है। इसमें 10 साल के लिए ओरिजिन वाली प्लेस को इसका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिलता है। फिर इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, जैसे कि पेप्सी की बोतल जैसी सेम बोतल बना के कोई अपने नाम से नहीं बेच सकता, इसको बोलते हैं डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ठीक है। फिर ट्रेड सीक्रेट्स, एक्सक्लूजनरी राइट्स, ये सब अलग अलग फॉर्म हैं जो इंडिया के में इसके लिए, सबके लिए अलग अलग लॉज बनाए हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मालदीव्स। तो मालदीव्स के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पास होता है।
8 डिग्री चैनल सेपरेट्स मिनिकॉय फ्रॉम मालदीव्स। 8 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय को मालदीव्स से अलग करता है। ये एक आइलैंड कंट्री है इंडियन ओशन में, इट इज़ एन आइलैंड कंट्री इन इंडियन ओशन। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये गलत है। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं, इक्वेटर पास होता है मालदीव से। सेकंड स्टेटमेंट सही है। देखो मिनिकॉय जो है ना, ये लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है हमारे, उनका पार्ट है। और लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ मिलते हैं हमको? अरेबियन सी में। लक्षद्वीप आइलैंड्स का ही एक पार्ट है मिनिकॉय आइलैंड, और मिनिकॉय आइलैंड और मालदीव्स के बीच में जो लैटिट्यूड गुजरता है वो है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, तो मिनिकॉय और मालदीव्स को अलग करने वाला चैनल कौन सा है? 8 डिग्री। यानी कि इंडिया की टेरिटरी और मालदीव्स को अलग करने वाला चैनल है 8 डिग्री चैनल। ओके, और ये एक आइलैंड कंट्री है इंडियन ओशन में, ये सही चीज़ है। सो यहाँ ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 आर करेक्ट, सो सी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, मैंने आपको 8 डिग्री के बारे में बताया, 9 डिग्री और 10 डिग्री के बारे में आप मुझे बताएंगे कि 9 डिग्री चैनल कौन से दो चीज़ों को अलग करता है, टेरिटरीज को अलग करता है, और 10 डिग्री चैनल जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में इसके बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी गया है। तो 10 डिग्री चैनल कौन सी दो टेरिटरीज को इंडिया में अलग करता है, ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो मालदीव्स न्यूज़ में क्यों था? मालदीव्स के फॉर्मर प्रेसिडेंट जो हैं मोहम्मद नाशीद के ऊपर एक एक्सप्लोजिव अटैक हुआ है, ठीक है, उनके रेसिडेंस के बाहर, इसीलिए मालदीव्स न्यूज़ में है। ओके, अब देखिए मालदीव्स की लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो मालदीव्स कहाँ आता है? ये है हमारा एशिया, ठीक है, एशिया में ये है हमारा इंडिया। इंडिया में यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आता है मालदीव्स, यहाँ से इक्वेटर पास होता है। अच्छा, एशिया में कौन सी 3 कंट्रीज यहाँ से इक्वेटर पास होता है? 3 जगह कौन सी है? एक तो है मालदीव्स, एक है इंडोनेशिया और एक है किरीबाती। ठीक है, ये देखो यहाँ इंडोनेशिया से सुमात्रा से पास हो रहा है और यहाँ आता है किरीबाती, यहाँ से पास होता है। तो 3 जगह से इक्वेटर पास होता है एशिया से। ओके, अब एशिया में मालदीव्स हमने देख लिया, अरेबियन सी यहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल यहाँ पे है। यहाँ देखिए अगर हम, तो देखो ये हमारा इंडिया है, इंडिया में यहाँ है मालदीव्स, मालदीव्स के ही वेस्ट में आता है सेशल्स। ठीक है, सेशल्स का ही एक अजम्पशन आइलैंड है। ठीक है, अजम्पशन आइलैंड जो है, ये जो है सेशल्स का, यहाँ पे हमने एक पोर्ट बनाना चाहा था। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेशल्स के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें हम यहाँ पे एयर स्ट्रिप बनाना चाह रहे थे, डॉकिंग फैसिलिटी बनाना चाह रहे थे, हालांकि ये अभी होल्ड पे है। तो अजम्पशन आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मालदीव्स की बात करें तो यहाँ पे डिएगो गार्सिया, आपको यहाँ पे आइलैंड दिख रहा होगा। डिएगो गार्सिया जो है, यहाँ पे एक चागोज आइलैंड भी है, तो डिएगो गार्सिया और चागोज मालदीव्स में आते हैं। फिर यहाँ पे मॉरिशियस दिख रहा होगा, मॉरिशियस का ही आइलैंड है अगालेगा आइलैंड। तो मॉरिशियस जो है, यहाँ पे भी हम एक एयर स्ट्रिप बनाना चाह रहे थे। और ये है मेडागास्कर। ठीक है, तो मेडागास्कर जो है वैसे तो अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में आता है, पर ये इंडियन ओशन आइलैंड कंट्री है। ओके, अब देखो इसमें मैंने ये मैप आपको क्यों दिखाया? ये मैप मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि आइलैंड्स की लोकेशन पूछ लेते हैं, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। तो देखो जब अगर कहीं यहाँ पूछ लिया तो सबसे पहले अगर वेस्ट टू ईस्ट पूछा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मेडागास्कर आएगा, फिर आएगा सेशल्स, फिर आएगा मॉरिशियस और फिर आएगा मालदीव्स। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे लाइंस बना के देखें तो आपको समझ आएगा कि सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा। तो सबसे पहले मेडागास्कर, देन सेशल्स, देन मॉरिशियस एंड देन मालदीव्स। ये हम वेस्ट टू ईस्ट की बात कर रहे हैं। याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वेस्ट टू ईस्ट जमाइए, ईस्ट टू वेस्ट जमाइए, और ये बहुत क्लोज लोकेशंस के बीच में ही आते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्पुतनिक लाइट। स्पुतनिक लाइट क्या है? स्पुतनिक लाइट कोविड की वैक्सीन है जो रशिया में डेवलप की गई है। तो इट इज़ अ सिंगल डोज वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। तो येस, इट इज़ अ सिंगल डोज वैक्सीन, एक सिंगल डोज वाली वैक्सीन है कोविड-19 के लिए, और इट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय रशिया फॉर यूज़। आज ही ये न्यूज़ आई है कि रशिया ने इस वैक्सीन को भी अप्रूव कर दिया है। तो इससे पहले रशिया की कौन सी एक और वैक्सीन आई थी? स्पुतनिक 5 वैक्सीन आई थी, जो कि अब इंडिया में भी अलाउ की गई है, अप्रूव की गई है। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट हियर। ओके, अब देखो ये न्यूज़ है, न्यूज़ कटिंग है हमारी, रशिया अप्रूव्स 1 डोज स्पुतनिक लाइट। तो स्पुतनिक लाइट क्या है? सिंगल डोज वैक्सीन है कोविड-19 की, और ये जो है इसको इम्यूनाइजेशन के लिए स्टार्ट किया गया है रशिया में यूज़ करना। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। दहला डैम,
दहला डैम रिसेंटली इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन। तो दहला डैम कहाँ लोकेटेड है? इंडिया में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में या ईरान में? देखो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसलिए जो भी प्लेसेस न्यूज़ में रही हैं पूरे एक साल में वो आपको प्रीलिम्स में ज़रूर करके जानी है। तो इसका आंसर है अफगानिस्तान। दहला डैम अफगानिस्तान में है। ये न्यूज़ में क्यों था? देखो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि तालिबान ने इसके ऊपर कैप्चर कर लिया है। तालिबान कैप्चर्स की डैम इन अफगानिस्तान। तो ये दहला डैम जो है ये सेकंड बिगेस्ट डैम है अफगानिस्तान का, और तालिबान ने इसको कैप्चर कर लिया है अब। और आपको पता होगा कि जो बाइडेन जो हैं वो इस पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं कि उनको अपने ट्रूप्स को, जो अपनी मिलिट्री ट्रूप्स हैं उनको यूएस से, उनको अफगानिस्तान से बाहर निकालना है वापस। तो उन्होंने वो प्रोसेस चालू कर दी है और यहाँ तालिबान अपनी जो एक्शन है उस पर रोक अलग नहीं लगा रहा है। यहाँ पे दहला डैम के ऊपर इन्होंने कैप्चर कर लिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप। ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। इंडिया एंड यूएसए के बीच में ये एक एग्रीमेंट है, ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप। इट विल हेल्प इनोवेटर्स फ्रॉम यूएसए टू इनोवेट इन इंडिया। तो ये यूएसए के इनोवेटर्स को हेल्प करेगा इंडिया में इनोवेट करने के लिए। दोनों स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि ये एग्रीमेंट इंडिया और यूएसए नहीं, इंडिया और यूके के बीच में है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम्स के बीच में है। और यहाँ पे यूएसए के इन्वेंटर्स यहाँ नहीं आएंगे। इनफैक्ट इंडिया के जो इनोवेटर्स हैं वो यूके में जाके इनोवेट करेंगे, ठीक है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। सो यहाँ पे नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। आगे देखते हैं क्या है पूरी न्यूज़। तो देखिए, ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप जो है, ये जो एग्रीमेंट है, ये साइन करने के बाद अब इसको एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल मिला है कैबिनेट के द्वारा, और ये इंडिया और यूके के बीच में एक एग्रीमेंट है। इसमें क्या होगा, इंडियन इनोवेटर्स को सपोर्ट किया जाएगा उनकी इनोवेशंस को बढ़ाने के लिए इन थर्ड कंट्रीज, ठीक है। तो दूसरी कंट्रीज में यहाँ इनोवेटर्स, जो इंडियन इनोवेटर्स हैं, उनको सपोर्ट किया जाएगा, उनके लिए मार्केट्स बनाए जाएंगे और सेल्फ सस्टेनेबल बनाया जाएगा कंट्री को। यहाँ पे SDG गोल्स की तरफ फोकस रहेगा इन इनोवेशंस का। अलग अलग फंडिंग के तरीके हैं यहाँ पे। और एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे GIP जो है, ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप, इट विल ऑल्सो डेवलप एन ओपन एंड इंक्लूसिव ई मार्केट प्लेस। तो ई मार्केट प्लेस, जिसको ई बाज़ार के नाम से जाना जाएगा, इसको ओपन किया जाएगा। ये ई मार्केट प्लेस होगी और यहाँ पे ब्रॉड क्रॉस बॉर्डर इनोवेशन ट्रांसफ़र के लिए एफर्ट्स किए जाएंगे, ठीक है, जिसमें कि क्रॉस बॉर्डर इनोवेशन, मतलब मान लीजिए इंडिया के किसी इनोवेटर ने कुछ यहाँ पे इनोवेशन किया, तो क्रॉस बॉर्डर मतलब आप US UK वाले भी हमारी इनोवेशंस को यूज़ कर सकें, इसके लिए क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र ऑफ इनोवेशन किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ आज का हमारा, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखो, स्वामित्व स्कीम इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है, इन्होंने इसके लिए एक नया फ्रेमवर्क लाया है। तो पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, गलत, सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। It was launched nationally by Prime Minister on the occasion of National Panchayati Raj Day, 24th April, after successful completion of pilot phase in 9 states. तो देखो, स्वामित्व स्कीम जो है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। सेकंड स्टेट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नहीं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और सेकंड स्टेटमेंट सही है। अभी 24 अप्रैल 2021, जो कि नेशनल पंचायती राज डे होता है, तब इसे लॉन्च किया गया था। तो देखो, सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर होगा ओनली 2, ठीक है। अब देखो ये है क्या, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले तो स्वामित्व स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अब देखो, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या डिफरेंस होता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जैसे कि ये जो है, इसमें क्या होता है ना कि इसमें जो पूरी फंडिंग है वो सेंटर देता है, ठीक है, पूरी फंडिंग सेंटर देता है और इसको इम्प्लीमेंट भी सेंटर कराता है। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें कुछ पोर्शन सेंटर देता है फंडिंग का और कुछ पोर्शन स्टेट को मिलाना होता है, और इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो स्टेट के हाथ में होता है। ओके, ये मिनिस्ट्री कौन सी है, ये स्वामित्व स्कीम की मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। अब देखो, ये प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की थी 24 अप्रैल 2021 को। 9 स्टेट्स में पहले इसको ट्राई किया जा चुका था पायलट प्रोजेक्ट के फॉर्म में। इसका एम क्या है, जो भी रूरल एरियाज़ में
प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिलते हैं लोगों को, तो वो चीज़ दिलवाना, प्रॉपर्टी राइट्स दिलवाना रेसिडेंट्स ऑफ रूरल एरियाज़ को यूजिंग ड्रोन सर्वे, ठीक है। तो ड्रोन्स को यूज़ करते हुए प्रॉपर्टी राइट्स को इंश्योर करना रूरल रेसिडेंट्स के लिए, और यहाँ पे एक्यूरेसी ऑफ 5 सेंटीमीटर्स मेंटेन की जाएगी, मतलब इतनी एक्यूरेसी के साथ प्रॉपर्टी राइट्स यहाँ पे ड्रोन सर्वे के थ्रू दिलाए जाएंगे। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट या लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट जो है ये नोडल डिपार्टमेंट होगा, और हर स्टेट के पंचायती राज डिपार्टमेंट जो होंगे वो इसके नोडल डिपार्टमेंट होंगे। तो आज के सारे जो करंट अफेयर्स टॉपिक्स थे वो हमने डिस्कस यहाँ कर लिए हैं, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।